हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की ईएफएम की सेकंड पेपर की क्लास है। बिजनेस बस्टिंग आप पढ़ रहे हैं और इसमें आप पढ़ रहे हैं टॉपिक आज कैश बजट। कैश बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख देता हूं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ का आपको डेटा दिया गया है जिसमें आपके पास सेल है, परचेज है और वेजेज एंड एक्सपेंसेस। आपके पास सेल्स है इन 6 मंथ की, परचेजेज है, वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस। ये 6 मंथ का आपके पास डेटा है। सेल्स 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 9 लाख और 10 लाख। तो ये आपकी सेल्स है इन रुपीज़। और परचेजेस की बात करें 2, 3, 4, और 6, 5, 4। ये परचेजेज है। वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस 1,20,000, 1,40,000। $128 और 160। $1 लाख 2 टाइम्स। अब आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। क्रेडिट allowed to customer 2 month। क्रेडिट allowed by suppliers 1 month। lag in payment of wages and expenses, of wages and expenses 1/4 a month। Advance tax is to be paid as on in September rupees 25,000।
इंश्योरेंस प्रीमियम at 15,000 payable in every month, which is not included in wages and other expenses. Machinery to be purchased in October, rupees 2 lakh. %10 of sales and purchases are made cash. The bank balance as on 1st August 2016 is rupees 2 lakh. Prepare a cash budget from the following data: from August to October 2016, from the following data। तो देखिए क्वेश्चन में आपको अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 मंथ का बजट आपको तैयार करना है। कैश से रिलेटेड जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं और रिसीप्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि आपको रिसीप्ट्स कितनी होगी और किस महीने में कितनी होगी। ये सब एक्सपेक्टेड है। बजट जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर के लिए बनाते हैं हम। कैश बजट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश को देख रहे हैं। कैश के बारे में हम एक एस्टिमेटेड लगा रहे हैं या पूर्वानुमान लगा रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा किस महीने में हमारे पास आएगा और कितना पैसा किस महीने में हमारे पास से जाएगा। तो उसका जो आपका अनुमान है, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सामने है। इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको एक कैश बजट तैयार करना है। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में हम तैयार कर चुके हैं। ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में भी तैयार करेंगे। जो रिसीप्ट्स हैं उनको अलग लिखेंगे, पेमेंट है उनको अलग लिखेंगे, आपस में माइनस कर देंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम कैश बजट फॉर
पीरियड अगस्त 2016 टू अक्टूबर 2016। तो देखिए पर्टिकुलर और जिस महीने के लिए आपको बजट तैयार करना है उस महीने का आपने नाम लिखिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के लिए हम बजट तैयार कर रहे हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों महीने का नाम लिख लिया। यहाँ पे आप हेडिंग पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको किस महीने के लिए बजट तैयार करना है। प्रिपेयर ए कैश बजट फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास डेटा है, इससे आपको बजट तैयार करना है। ये ईयर है 2016। ये आपको सेल्स गिवन है इन रुपीज़, परचेज आपको गिवन है इन रुपीज़, और वेजेज एंड एक्सपेंसेज भी आपको गिवन है इन रुपीज़। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ, यानी कि कस्टमर जिसे हम गुड सेल करते हैं, कस्टमर को गुड सेल करते हैं यानी कि क्रेडिट सेल्स है, तो इसकी रिकवरी जो होगी, जो इसका आप अमाउंट रियलाइज करेंगे वो कैसे करेंगे, आफ्टर 2 मंथ। यानी कि अगर आपने मई में गुड सेल किया है तो मई और जून 2 महीने आप वेट करेंगे, आपको पेमेंट मिलेगा जुलाई में। और जून में जो गुड्स आपने सेल किया है, जून जुलाई 2 महीने आप वेट करेंगे, पेमेंट मिलेगा अगस्त में। जुलाई में जो गुड्स सेल किया है उसके लिए जुलाई और अगस्त 2 महीने वेट करेंगे, पेमेंट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सितंबर में। तो इस तरीके से आपको पेमेंट लेना है सेल्स का। क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर्स या क्रेडिट अलाउड बाई सप्लायर 1 मंथ। सप्लायर का मतलब जिनसे आपने गुड्स परचेज किया है, तो जिनसे आपने गुड्स परचेज किया उनका पेमेंट करना पड़ेगा हमें, और पेमेंट हम कैसे करेंगे, आफ्टर 1 मंथ। यानी कि मई का पेमेंट आप करेंगे जून में, जून का पेमेंट आप करेंगे जुलाई में, जुलाई का पेमेंट होगा अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, और सितंबर वाला अक्टूबर में। इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे सप्लायर का। आगे बात करें लैग इन पेमेंट। लैग इन पेमेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जिनका पेमेंट बच गया है। तो ये कह रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड एक्सपेंसेज 1/4 ए मंथ, यानी कि 75% पेमेंट तो हम अभी कर देते हैं, बाकी का जो 1/4 पेमेंट है 25%। 1/4 का मतलब 25% होता है। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर पाएंगे कि 25% पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो 25% पेमेंट जो है वो हम 1 महीने के बाद करते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर 10,000 रुपये पेमेंट है जनवरी का, तो 75% पेमेंट तो हम तुरंत कर देंगे जनवरी में, 75% यानी कि 7500 पेमेंट कर देंगे। बाकी का जो 25% होगा वो हम कब करेंगे, तो जनवरी का पेमेंट है तो फरवरी में करेंगे, और फरवरी का पेमेंट है तो मार्च में करेंगे, मार्च का पेमेंट होगा तो अप्रैल में करेंगे, अप्रैल का होगा तो मई में करेंगे। तो इस तरीके से 1 महीने के बाद करेंगे 25% पेमेंट, और बाकी का 75% पेमेंट जिस महीने का है उसी महीने में पेमेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गए। एडवांस टैक्स के लिए कह रहा है सितंबर में पे करना है, तो सितंबर में पे करना है। तो सबसे पहले देखिए आप रिसीप्ट बना लीजिए, ये रिसीप्ट के कॉलम हो गए। रिसीप्ट जनरली कम होती है तो हम रिसीप्ट वाला कॉलम छोटा बना रहे हैं। टोटल कर लेंगे रिसीप्ट का, ये हो जाएगा टोटल ए। इसके बाद पेमेंट की बारी आती है। बिजनेस में ज़्यादातर पेमेंट होते हैं, इनकम कम ही होती है, तो इनकम सोर्स तो हमने कम लिए हैं, पेमेंट ज़्यादा है इसलिए पेमेंट साइड हमने बड़ी रखी है। तो जैसा कि ये कह रहे हैं एडवांस टैक्स आपको पे करना है, तो एडवांस टैक्स पहले पेमेंट कर देते हैं।
अब एडवांस टैक्स के लिए कह रहे हैं एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन सितंबर 2015। तो देखिए अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, तो सितंबर में आपको पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है 25। तो सितंबर में आप 25,000 पेमेंट कर दीजिए, बाकी इन दोनों जगह कुछ नहीं। तो एडवांस टैक्स का इतना ही था, सितंबर में पे करना है तो पेमेंट में लिखेंगे, रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे। तो रिसिप्ट में नहीं लिखा है हमने, पेमेंट करना है तो पेमेंट में लिखा है, और किस महीने में पेमेंट करना है, आपको सितंबर में पे करना है तो सितंबर में लिखा है। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एडवांस टैक्स इज टू बी पेड इन सितंबर 2015 25,000, तो ये आपने पे कर दिया। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम एट 15,000 पेबल इन एवरी मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर महीने पे करना है, तो हर महीने पे करना है तो आप इजीली लिख दीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने पे करना है, तो हर महीने में आप इसको 15,000 का एक्सपेंसेस पे करता हुए दिखा दीजिए। यानी कि आप एवरी मंथ पे करेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तीनों महीने में पे किया है हमने। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेज। तो वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेज में इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग है, इंश्योरेंस प्रीमियम अलग है। नॉट इंक्लूडेड का मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग है और ये अलग है इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे हम बात करते हैं मशीनरी इज टू बी परचेज इन अक्टूबर। अब देखिए मशीनरी परचेज करनी है और कब परचेज करनी है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर में परचेज करनी है तो फ्री में थोड़ी परचेज हो जाएगी, पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए मशीनरी परचेज। अक्टूबर में परचेज किए तो अक्टूबर में आप इसका एक्सपेंसेस दिखा दीजिए 2 लाख। ये आपने मशीन की परचेज कर ली 2 लाख की। जिस महीने में परचेज करोगे उस महीने में दिखाओ। अब मशीन परचेज करेंगे तो पैसा आया थोड़ी रहे, पैसा जा रहा है तो पेमेंट होगा यहाँ पे। और कितने का पेमेंट होगा, मशीन 2 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए का पेमेंट होगा। कब होगा, अक्टूबर में परचेज करेंगे तो अक्टूबर में पेमेंट दिखाना है। तो जिस महीने में जो एक्सपेंसेज करना है उस महीने में आप अमाउंट लिखिए। तो आपने पॉइंट नंबर 4th, 5th और 6th तीनों सॉल्व कर लिए हैं। अब बात आती है 10% ऑफ सेल्स एंड परचेजेज आर मेड फॉर कैश। तो देखिए 10% जो सेल्स है वो कैश होती है, ये यहाँ पे ये कह रहा है, तो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कैश सेल 10%। यानी कि टोटल सेल्स ये जो दे रखी है इसका 10% जो है वो कैश सेल होती है, बाकी का जो 90% बच गया वो क्रेडिट सेल करते हैं हम। सेल तो पूरा ही करते हैं। देखिए जैसे जुलाई में देखिए 8 लाख है, तो जुलाई में गुड्स आपने 8 लाख की सेल की है, लेकिन कैश कितना है, क्रेडिट कितना है, तो यहाँ पे 10% जो गुड्स सेल की है वो आपने 10% कैश सेल की है, यानी कि 8 लाख का 10% हो गया 80,000। तो 80,000 रुपए की सेल्स आपने कैश की है, बाकी का 7,20,000 क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल का पैसा कैसा मिलेगा, वो 2 महीने बाद मिलेगा। यहाँ पे इसने बताया हुआ था क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ, यानी कि जो कस्टमर को हमने जो गुड सेल की है वो कैसे पेमेंट करेंगे, 2 महीने के बाद। यानी कि आपने जुलाई में जो गुड सेल की है तो जुलाई और अगस्त 2 महीने रुक जाओ, सितंबर में पेमेंट देंगे वो। तो 10% जो आपने सेल्स की है उसका पेमेंट हम लिख देते हैं। तो अगस्त वाला अगस्त में लिखिए, सितंबर वाला सितंबर में और अक्टूबर वाला अक्टूबर में। तो देखिए अगस्त में 12 लाख की सेल है, 10% आ जाएगा 1,20,000। ये जो सेल हुई होगी ये कैश सेल हुई होगी। 9 लाख का 10% 90,000 की जो सेल है वो कैश सेल हुई होगी। इसी तरह अक्टूबर देखिए 10 लाख है, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, तो 1 लाख की जो सेल हुई होगी वो कैश सेल हुई होगी। तो इस तरीके से आपने कैश सेल लिख दी है, बड़ी आराम से लिखा है। इसी तरह परचेजेज भी लिखिए, क्योंकि परचेजेज का पेमेंट भी आपने किया होगा 10%, तो परचेजेज हम कर देते हैं। वैसे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर या नीचे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो परचेजेज जो है 10% कैश परचेजेज, इसका पेमेंट आपने तुरंत किया होगा, यानी कि अप्रैल वाला अप्रैल में, मई वाला मई में और जून वाला जुलाई में। कैश परचेजेज यही होती है। तो परचेजेज जो है वो भी 10% कैश है। तो अगस्त में जो आपने गुड्स परचेज किया है 6 लाख का, इसका 10% पेमेंट 60,000 आपने अगस्त में पे किया होगा। सितंबर वाले का 50,000 आपने पे किया होगा सितंबर में, और अक्टूबर वाले का 4 लाख का गुड्स है तो 40,000 आपने पेमेंट कर दिया होगा अक्टूबर में। तो कैश परचेजेस का पेमेंट हो गया। अब क्रेडिट परचेज बची है। क्रेडिट परचेज का पेमेंट के लिए कह रहा है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हम करते हैं वो कैसे करते हैं, 1 महीने के बाद। तो यहाँ पे आप इनको पेमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए
पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिटर्स। कितना परसेंट पेमेंट करेंगे? 90% करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 90%। क्यों? क्योंकि 10% पेमेंट हम कैश कर चुके हैं, बाकी का जो बचा वो 90% वो पेमेंट करना है, और वो भी कब करना है? नेक्स्ट मंथ। यानी कि जुलाई वाला पेमेंट हम करेंगे अगस्त में, अगस्त वाला करेंगे सितंबर में, और सितंबर वाला करेंगे अक्टूबर में। तो देखिए जुलाई में हमने 8 लाख का गुड्स खरीदा था, इसका 10% पेमेंट यानी कि 80,000 तो हमने जुलाई में पे कर दिया। बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 7,20,000। तो 7,20,000 का जो पेमेंट है बचा हुआ 90%, इसका 90% निकाल लो, 7,20,000 है। वो बचा हुआ जो 90% है उसका पेमेंट हम कब करेंगे? 1 महीने बाद, यानी कि अगस्त में करेंगे 7,20,000। इसी तरह अगस्त में 12 लाख दिख रहा है, लेकिन 12 लाख में से हमने ओहो परचेजेज में निकालना है, आप सेल्स में निकाल गए हैं, परचेजेज में निकालिए। परचेजेज ये रही, तो जुलाई की परचेजेज है 4 लाख, 4 लाख का 10% आपने पेमेंट कर दिया होगा 40,000। तो 40,000 हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, बाकी कितना बचा हुआ है? 360। तो जुलाई का पेमेंट 360 बचा हुआ है, ये पेमेंट हम कब करेंगे? अगस्त में कर देंगे 3,60,000 का पेमेंट। इसी तरह अगस्त में देखिए आपने गुड्स परचेज किया 6 लाख का, इसमें से आपने 60,000 तो पे कर दिया था अगस्त में, बाकी जो बच गया 90% यानी कि कितना बच गया? 5,40,000। ये जो 540 बचा ये आप कब पे करेंगे? नेक्स्ट मंथ में, यानी कि सितंबर में पे करेंगे 5,40,000, 1 महीने के बाद। देखिए 6 लाख का गुड्स खरीदा है आपने अगस्त में, तो 10% पेमेंट आपने अगस्त में कर दिया था, बाकी कितना बच गया? तो 60,000 आपने पे कर दिया 10% अगस्त में, तो बाकी बच गया आपका 5,40,000। ये पेमेंट आप करेंगे कब? 1 महीने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सप्लायर को जो हम पेमेंट देते हैं वो 1 महीने के बाद पे करते हैं। तो 1 महीने के बाद आप कितना पे करेंगे? 6 लाख का 10% 60,000 आपने पे कर दिया था, तो बचा 540 आप पेमेंट करेंगे 1 महीने के बाद सितंबर में। इसी तरह सितंबर में 5 लाख का गुड्स परचेज किया है, तो इसका 50,000 आपने पे कर दिया होगा इसी महीने में, जिस महीने में परचेज किया है। बाकी का जो बच गया 4.5 लाख रुपए, 4,50,000, ये आप कब पे करेंगे? नेक्स्ट मंथ, यानी कि अक्टूबर में। तो 4,50,000 जो पेमेंट होगा वो होगा कब? 1 महीने के बाद, यानी कि अक्टूबर में पे करेंगे आप। तो पेमेंट आपने सप्लायर को कर दिया, 90% पेमेंट किया है, और वो भी कब किया है? नेक्स्ट मंथ में, जिस महीने में आपने परचेज किया उसके अगले महीने में। ये आपका पॉइंट 2 था। 10% आप दे चुके हैं। लास्ट में बोल रहा है द बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अगस्त 2016, तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को आप सबसे ऊपर लिख दीजिए, ओपनिंग बैलेंस के ही नाम से लिख दीजिए या कैश बैलेंस के नाम से लिख दीजिए। कितने रुपए है? 2 लाख। तो ये अगस्त में है, तो अगस्त में महीने में आ जाएगा 2 लाख। तो इतना बैलेंस आपके पास रखा हुआ है। तो 7 और 8 ये पॉइंट भी हो गया। अब एक तो वेजेज बच गया है और एक कस्टमर बच गया है, यानी कि सेल्स। तो सेल्स का पहले कर लेते हैं, सेल्स वाला पॉइंट ज़्यादा इजी है। तो देखिए सेल्स को पहले निपटा देते हैं हम। सेल्स का कितना पेमेंट बचा हुआ है? 10% जो पेमेंट है वो तो हमने रिसीव कर लिया है, कैश सेल है 10%, यानी कि 10% पेमेंट हमें मिल चुका है। जब हमने गुड सेल की तभी हमें कितना मिल गया? 10%, लेकिन बाकी का 90% है वो तो बच ही गया। तो 90% पेमेंट लेना है या नहीं लेना? तो 90% जो बचा हुआ पेमेंट है वो भी तो हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पे जुलाई का आपको 8 लाख है, 10% पेमेंट 80,000 मिल चुका। बाकी का पेमेंट कब मिलेगा? तो जुलाई का पेमेंट है आपको 2 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि जुलाई और अगस्त 2 महीने रुकिए, सितंबर में मिलेगा। इसी तरह जून वाला पेमेंट देखिए, तो जून का कितना पेमेंट है? 7 लाख रुपए बनते हैं, और जुलाई के देखिए, जून के देखिए 7 लाख रुपए बनते हैं आपके। 7 लाख का 10% यानी कि 70,000, ये तो आपको जुलाई में मिल चुका। जून का पेमेंट आपको जून में मिल चुका 70,000, बाकी बच गया 6,30,000। ये आपको जून और जुलाई 2 महीने नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? अगस्त में मिलेगा। तो देखिए 2 महीने का वेट कीजिए आप,
यहाँ पे लिख दीजिए रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो 6,30,000 ये आपको मिल जाएगा कब? जून वाला पेमेंट है, जून और जुलाई 2 महीने नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? अगस्त में। इसी तरह जुलाई वाला पेमेंट है 10%, 80,000 तो आपको जुलाई में मिल गया, बाकी बच गया 7,20,000। ये 7,20,000 आपको जुलाई और अगस्त 2 महीने नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? सितंबर में मिलेगा 720, तो आप सितंबर में लिख दीजिए 7,20,000। ये जो जुलाई के थे वो पेमेंट रिसीव हो गया। अब आप अगस्त का देखिए, अगस्त में आपने 12 लाख का गुड सेल किया तो 120 तो मिल गया, बाकी कितना बच गया? तो 12 लाख में से 120 लेस कर दीजिए आप, तो 10,80,000 बच गया। तो इसमें से 1080 जो बच गया वो कब मिलेगा? तो ये जो 1080 बचा है अगस्त और सितंबर 2 महीने नहीं मिलेगा, लेकिन अक्टूबर में तो मिलेगा, तो अक्टूबर में मिलेगा, तो अक्टूबर में लिख दीजिए हमें मिलेगा 10,80,000 रुपये। तो ये आपकी रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया। अब रिसीव फ्रॉम डेटर्स के बाद हमारी बारी आती है वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस की। तो वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे अब इसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस, %75% और 25%। एक महीना पीछे से चल लेते हैं हम, यानी कि अगस्त है तो सितंबर से चल लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये वर्किंग नोट है, जगह कम है हमारे पास तो हम यहीं पे बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो 75% पेमेंट तो हम तुरंत देंगे, जिस महीने का है उसी महीने, और बाकी का 25% पेमेंट देंगे हम नेक्स्ट मंथ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड एक्सपेंसेस 1/4 ए मंथ, यानी कि 25% पेमेंट हम अगले महीने करेंगे और बाकी 75% हम इसी महीने में कर देते हैं जिस महीने वो हुआ है। तो देखिए जुलाई में 1,28,000 का एक्सपेंसेज है, तो 1,28,000 का 75% आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 96,000 पेमेंट होता है। तो 96,000 जो पेमेंट होगा वो सितंबर का सितंबर में हो जाएगा, लेकिन बाकी कितना बच गया? तो बाकी पेमेंट बच गया 32,000। ये जो 32,000 हुआ है ये कब है? जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो देखिए जुलाई में टोटल पेमेंट हुआ था 128, जिसका 75% आपने पेमेंट कर दिया जुलाई में। अब बाकी जो बच गया 23,000, ये जो 32,000 बच गया, सॉरी 32,000 जो बच गया, इसका पेमेंट कब होगा? तो इसका पेमेंट हो जाएगा अगले महीने, यानी कि कब? अगस्त में। कितना? 32,000। तो जिस महीने आपका एक्सपेंसेस हो रहा है उस महीने आप पे करेंगे, जिस महीने आपका एक्सपेंसेस हो रहा है उस महीने आप पे करेंगे 75%, और बाकी बचा हुआ जो 1/4 है यानी कि 25% है वो नेक्स्ट मंथ आप पे करेंगे। अब हम देखते हैं अगस्त का। तो अगस्त का देखिए 1,60,000 का पेमेंट है। 1,60,000 में से 75% यानी कि 120 तो आपने अगस्त में पे कर दिया होगा, और बाकी जो बच गया, कितना बच गया बाकी? 25% पेमेंट। तो 25% जो पेमेंट बच गया वो आप कब करेंगे? सितंबर मंथ में। तो देखिए 160 का 25% कितना बच गया? 40,000। तो ये 40,000 का जो पेमेंट है वो आप करेंगे सितंबर में। अब अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में देखिए हमारे पास, सितंबर में हमारे पास पेमेंट है 1 लाख का पेमेंट करना है, तो 75,000 हम सितंबर में ही कर देंगे। बाकी का जो 25,000 है ये कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में पे करेंगे। अब अक्टूबर में देखें 1 लाख का है तो 1 लाख का 75%, अक्टूबर में ये 1 लाख है पेमेंट, तो 1 लाख का 75% पेमेंट हम अक्टूबर में कर देंगे। बाकी जो बचेगा 25 वो करेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में। तो नवंबर के पेमेंट हमें नहीं रखना है, और ये जो जुलाई का है ये भी हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें तो कौन सा चाहिए? अगस्त का चाहिए, सितंबर का चाहिए और अक्टूबर का। इन 3 महीने का टोटल चाहिए। तो इन 3 महीने में हम कितना पेमेंट करेंगे ये आप यहाँ से टोटल कर सकते हैं। अब आप
तो 120 और 32 टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा 152। इसी तरह 75 और 40, तो 75 प्लस 40 यहाँ पे आपको 1,15,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस 1,52,000 आप अगस्त में पे करेंगे, 1,15,000 का पेमेंट आप करेंगे सितंबर में और 1 लाख का पेमेंट करेंगे आप अक्टूबर में। तो इस तरीके से आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया है कि आप कितना पेमेंट करेंगे। अब शायद कोई भी एक्सपेंसेस रहा नहीं है, हमने सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं। टोटल कर लीजिए अब आप, तो देखिए 2 लाख, 1,20,000 और 6,30,000 टोटल हो जाता है 9,50,000। $5,87,000। $25,000, $15,000, $540, $1,15,000, $7,45,000, $40,000, $15,000, 2 लाख, 450 और 1 लाख, 8,05,000। तो देखिए 40,000, 15,000, 2 लाख, 450 और 1 लाख, टोटल हो जाता है 8,05,000। 9,50,000 में से आप लेस कर दीजिए, टोटल ए में से लेस कर दीजिए, ये जो टोटल बी आया है आपके पास, आप टोटल ए में से बी को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो 950 में से आपने लेस कर दिया 5,87,000 को, 3,63,000, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस बच जाता है। इस ओपनिंग बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ ले जाइए, सितंबर का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। जो अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस है वो सितंबर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा 3,63,000। तो देखिए प्रीवियस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग होगा। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। 3,63,000 प्लस 90,000 और प्लस कर लीजिए 7,20,000, टोटल हो जाता है 11,73,000। इसमें से माइनस कर दीजिए 745, 11,73,000 में से माइनस कर दीजिए 7,45,000, तो ये आ जाता है 4,28,000। और 4,28,000 को आप ले जाइए नेक्स्ट ईयर, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट मंथ में ले जाइए, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4,28,000 प्लस 1 लाख और प्लस 10,80,000, टोटल हो जाता है 16,08,000। इसमें से लेस कर दीजिए 8,05,000, तो 8,03,000 बच जाता है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ चुका है, यानी कि अगस्त मंथ में जो आपको रिसीप्ट होगी उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है 9,50,000 रुपीज़ आपको रिसीप्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, और पेमेंट जो है वो आप करेंगे 5,87,000 का, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा क्लोजिंग बैलेंस वो होगा 3,63,000। इसी तरह सितंबर में आप जो पेमेंट करेंगे वो रिसिप्ट तो हो जाएगी 11,73,000 की, पेमेंट हो जाएगा 7,45,000 का, और आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो होगा 4,28,000 का। तो ये आपके एक एक्सपेक्टेशन थे। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपने जो डेटा दिया था, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो कैश बजट है वो हमारा इस तरीके का शो होगा। इसमें हम देख सकते हैं हमारी जो रिसीप्ट है वो लगभग क्या होंगी और जो पेमेंट है वो हमें क्या होंगे। देखिए, कैश बजट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अगर अरेंजमेंट करना पड़ा कैश का, बाई चांस बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से कैश का अरेंजमेंट करना पड़ा, शॉर्टेज पड़ गई, तो आपको पहले से मालूम रहेगा कि आपको कितना अरेंजमेंट करना है। उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं अच्छे से कि आप किस तरीके से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे या कहीं और से लोन रेज करेंगे। तो आपके पास प्लान करने का सफिशिएंट मौका रहेगा। इसके अलावा बिजनेस में जो चेंजेज हो रहे हैं उनसे आपके बिजनेस को कम से कम नुकसान होगा, क्योंकि अगर आपके पास कैश रहेगा अवेलेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में तो आप उसके थ्रू प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आप अप्स और डाउन्स दोनों में आप अपना बिजनेस मेंटेन कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से आप बिजनेस को प्लान कर पाएंगे, जो कंपटीशन है वो आप बढ़िया से फेस कर पाएंगे, और बिज़नेस की आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो रिसीप्ट है, पेमेंट है, सारे एक्सपेंडिचर आपको तुरंत मिलेंगे। उनमें कितना अमाउंट कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप बिज़नेस को रन करने में ईजी फील करेंगे, एफिशिएंट डिसीजन होगा आपका। यही सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कैश बजट बनाने के होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए इस चैप्टर की, जो नए नए क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए। प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द आपके सामने वीडियो लेके हाजिर होते हैं, फिर मिलेंगे। सी यू गाइस। हाँ तो स्टूडेंट्स, कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन की भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
मंथ आपको गिवन है। देखिए, रिलायंस लिमिटेड विशेस टू अप्रोच द बैंकर्स फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून। यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून 2016 के लिए आपको बजट बनाना है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए आपको बजट बनाना है 2016 के। प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे दी गई सूचनाओं से आपको बजट तैयार करना है। सूचनाएं आपको क्या क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है 2016 की वो आपके सामने है। मंथ आपको गिवन है फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। $1,80,000 फैब्रिक की सेल है, ये आपको सेल्स गिवन है। 1,92,000, 1,08,000, 1,74,000 और 1,26,000। इसी तरह परचेजेस की बात करें तो परचेजेस आपको गिवन है 1,24,800, ये आपकी परचेजेस हो जाती है। 1,44,000, 2,43,000, 2,46,000, 2,68,000 और वेजेस है आपको 12,000, 14,000, 11,000 और 11,000। ये आपकी वेजेस हो जाती है। 10 और 15 है। तो आपको आपकी वेजेस पे कर दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है एडजस्टमेंट आपको गिवन है कुछ। %50 of the credit sales are realized in the following month, in the month following the sales। and the remaining sales and the remaining sales in the second month following the sales। The creditors are paid after 1 month of purchases। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको ये गिवन है, सेकंड एडजस्टमेंट ये गिवन है और थर्ड एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कैश बैलेंस ऑन अप्रैल।
1 अप्रैल 2016 इज ₹25,000। तो कैश बैलेंस आपको गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इज ₹25,000। 25,000 का आपके पास कैश बैलेंस है। क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेजेज। परचेज के 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स का, यानी कि आपने फरवरी में जो गुड्स परचेज किया है उसका पेमेंट आपको मार्च में करना है, मार्च में जो गुड्स परचेज किया है उसका पेमेंट आप अप्रैल में करेंगे, अप्रैल में जो गुड्स परचेज किया है उसका पेमेंट आप करेंगे मई में, और मई में जो गुड्स परचेज किया है उसका पेमेंट होगा जून में। वेजेज के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब जिस महीने में आपने वेजेज अकर्ड किया है या यूज़ किया है उस महीने में आपको पेमेंट करना है, यानी कि फेब का जो पेमेंट होगा वो फेब में होगा, मार्च का पेमेंट मार्च में होगा, अप्रैल वाला पेमेंट अप्रैल में होगा वेजेज का। तो वेजेज के लिए कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब जिस महीने में अकर्ड हुआ है उसी महीने में आपको वेजेज का पेमेंट करना है। फरवरी की जो वेजेज है वो फरवरी में पे करनी है, मार्च की मार्च में पे करनी है, अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में और जून की जून में पेमेंट करना है हमें वेजेज। सेल्स देख लेते हैं। सेल्स में जरूर थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट कह रहा है ये। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग, यानी कि जिस महीने में आप गुड सेल करेंगे उसका 50% आपको उसके अगले महीने मिलेगा। जिस महीने में आपने गुड सेल किया है उसका 50% आपको अगले महीने में मिलेगा और बाकी का बचा हुआ 50% आपको उससे भी अगले महीने मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा है जनवरी में, ऐसा हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लिया हमने कि जनवरी में जो आपने सेल किया है गुड्स वो 1 लाख रुपीज़ का है, तो उसका 50% आपको मिलेगा फरवरी में 50,000 रुपया और बाकी का जो बचा हुआ 50,000 है वो मिलेगा आपको मार्च में। यानी कि पहला 50% 1 महीने बाद और दूसरा 50% दूसरे महीने 2 महीने के बाद। इस तरीके से आपको पेमेंट होगा। कह रहा है देखिए 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब बाद वाले महीने में, एंड द रिमेनिंग सेल्स इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग, यानी कि दूसरे बाद वाले महीने में। तो कैश बजट हम तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कैश बजट फॉर मंथ अप्रैल मई एंड जून 2016। ये आपके तीनों महीने आ गए, ये अप्रैल हो गया, मई हो गया और ये जून हो गया। ईयर है आपका 2016 और ये हो गया पार्टिकुलर। सबसे पहले हम रिसीप्ट लिखते हैं, जहाँ जहाँ से आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि पैसा आएगा वो सबसे पहले रिसीप्ट्स में आएगा। जनरली बिजनेस की इनकम सोर्सेज कम होते हैं और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। टोटल ए पेमेंट आ जाता है। फिर वैसे तो आपके इस केस में ज़्यादा पेमेंट नहीं है, टोटल बी। रिसीप्ट साइड का टोटल लगाया, रिसीप्ट साइड का जो टोटल होगा इसे हम टोटल ए कहेंगे, पेमेंट साइड का जो टोटल होगा इसे हम टोटल बी कहेंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ए में से लेस कर देंगे टोटल बी। तो ए में से माइनस कर दीजिए आप बी को, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। परफॉर्मा हमने बना लिया है।
अब अमाउंट लिख देते हैं। तो देखिए वेजेज के लिए कुछ नहीं कह रहा था, सबसे पहले वेजेज को लिख दीजिए। जो पॉइंट आपको सबसे इजी लगे वो आपको सबसे पहले करना चाहिए, और जो सबसे हार्ड लग रहा है वो पॉइंट आपको सबसे बाद में करना चाहिए। हर व्यक्ति को अलग अलग पॉइंट इजी लग सकते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति को पहला पॉइंट इजी लगे और किसी व्यक्ति को पांचवा। तो आपको जो सबसे पहले सबसे इजी लग रहा है आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा इजीली। तो कैश बैलेंस एज ऑन, देखिए सबसे पहले कैश बैलेंस है और ये अप्रैल का है, तो सबसे पहले अप्रैल में लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, 25,000 है अप्रैल का, तो अप्रैल में मैंने लिख दिया बैलेंस 25,000। ये पॉइंट सॉल्व हो गया, एक मार्क कर दीजिए। वेजेज के लिए कुछ नहीं कह रहा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, वेजेज के लिए कुछ नहीं कहा। इसका मतलब जिस महीने की वेजेज है, फरवरी की है तो फरवरी में ही पे करनी है, मार्च की है तो मार्च में ही पे करनी है, अप्रैल की है तो अप्रैल में ही पे करनी है। यानी कि जिस मंथ का एक्सपेंसेस है उसी मंथ में पे करना है, तो आप यहीं पे लिख दीजिए वेजेज और इसको पे कर दीजिए। तो अप्रैल का बजट बना रहे हैं, तो अप्रैल में देखिए कितना पे करना है 11,000, तो हमने अप्रैल में लिख दिया 11,000। मई में पे करना है 10,000, तो मई में हमने लिख दिया 10,000, और फिर जून में पे करना है 15,000, तो जून में लिख दिया 15,000। तो ये वेजेज भी पे हो गई। फिर बात करते हैं परचेजेस की। तो परचेजेस के लिए कह रहा है द क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेजेस। क्रेडिटर्स को जिस महीने में परचेज किया है उसके 1 महीने के बाद पेमेंट करना है। यानी कि अगर जनवरी में गुड्स परचेज किया है तो फरवरी में पेमेंट करो, फरवरी में परचेज किया है तो मार्च में परचेज किया है तो अप्रैल में पे करो। तो क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, या सप्लायर्स लिख दीजिए। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स एक ही बात है। तो क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे 1 महीने के बाद, यानी कि मार्च वाला जो पेमेंट करेंगे हम अप्रैल में करेंगे। तो मार्च में देखिए आपने गुड्स परचेज किया 144 का, पेमेंट होगा इसका 1 महीने के बाद यानी कि अप्रैल में। तो अप्रैल में हम पे करेंगे 1,44,000 मार्च के, और मार्च में पे करेंगे अप्रैल वाला पे करेंगे मई में 243, और मई वाला पे करेंगे जून में। तो मई का पेमेंट है 246, ये पेमेंट करेंगे कब, 1 महीने के बाद जून में। तो देखिए मार्च वाला अप्रैल में लिखा, अप्रैल वाला मई में, और मई वाला जून में लिखा है। 1-1 महीने के बाद पेमेंट किया है तो 1-1 महीने के बाद लिखा है आपने। तो आपने सेकंड पॉइंट भी सॉल्व कर लिया। अब आता है थर्ड पॉइंट सेल्स का। तो सेल्स को आप समझिए। तो सेल्स से जो पैसा मिलेगा क्रेडिट सेल्स है, तो आप लिखेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब ये 2 बार देंगे 50% और 50%। तो देखिए फर्स्ट 50% कब मिल रहा है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। जिस महीने में सेल हुई उसके बाद वाले महीने में मिलेगा। यानी कि फरवरी का जो पेमेंट है 180, ये अपने को मिलेगा कब, फरवरी में जो गुड सेल किया आपने 180 का, इसका पेमेंट मिलेगा आपको 50% तो मिलेगा मार्च में, और बाकी का 50% मिलेगा अप्रैल में। तो देखिए मार्च वाला तो हमें लिखना नहीं है, लेकिन अप्रैल वाला जरूर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आपको मिला होगा 90,000 फरवरी का ना। तो देखिए आधा आपको मिला मार्च में, आधा मिला अप्रैल में। अब इसी तरीके आप मार्च का देखिए, मार्च का पेमेंट है 192, इसका 50% आप कर लीजिए, 1,92,000 का हाफ हो गया 96। तो 96,000 का जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा अप्रैल और मई 2 महीने में मिलेगा। तो अप्रैल में मिलेगा 96 और बाकी का मिलेगा मई में 96। अब अप्रैल का देखिए, तो अप्रैल का 1,08,000 है, अप्रैल में थोड़ी मिलेगा, हमें मिलेगा कब, 50% तो फॉलोइंग मंथ यानी कि उसके बाद वाले महीने में, और दूसरे बाद वाले महीने में बचा हुआ 50%। तो अप्रैल का 50% कीजिए 54,000 हो जाता है। तो 54,000 जो मिलेगा वो मई में, और बाकी 54,000 जून में। तो मई में मिलेगा 54 और बाकी बचा हुआ 54 मिलेगा जून में। फिर चले जाते हैं हम
174 यानी कि मई का जो पेमेंट है वो कब मिलेगा, तो मई का जो पेमेंट है उसका हाफ करके देखिए 87,000 होता है, ये मिलेगा आपको जून में और बाकी बचा हुआ हाफ मिलेगा जुलाई में। तो अभी तो हम जून की बात कर रहे हैं तो जून में 87,000 मिल जाएगा, मई का हाफ, बाकी जो जुलाई में मिलेगा वो जुलाई में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 महीने का बजट बनाने के लिए कहा गया है, अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे ये 3 ही महीने का बजट बनवा रहा था। प्रिपेयर अ कैश बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये यहाँ पे कह रहा है रिलायंस लिमिटेड विशेज टू अप्रोच द बैंकर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल मई जून। प्रिपेयर अ कैश बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो अप्रैल मई जून के लिए बजट दिया हुआ है आपको, तो अप्रैल मई जून के लिए आपको बजट बनाना है। यहाँ पे ये यहाँ पे कह रखा है इसने फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून 2016। तो ये फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स के नाम से आ जाएगा, और आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों को अलग अलग शो करें, आप इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए हमने इनको 2 टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 25,000 प्लस 90,000 प्लस 96,000 टोटल हो जाता है आपका 2,11,000। 2,11,000 में से आप लेस कर दीजिए 11,000 और 1,44,000, तो ये हो जाता है 56,000 आपके पास बच जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटल हो जाता है आपके पास 11 प्लस 144 155। देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है मई के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, तो मई के लिए आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 56,000। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आप टोटल करेंगे 56,000 प्लस 96,000 प्लस 54,000, टोटल हो जाता है 2,06,000। यहाँ पे टोटल हो जाता है 2,53,000। तो 2,53,000 में से 2,06,000 आपने लेस किए तो आपके पास 47,000 आएगा, मगर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव चला जाएगा ऊपर, $47,000 54 और 87 दोनों को ऐड कर लीजिए, जो प्लस के हैं, माइनस का जो है उसे माइनस कर दीजिए 47 को, तो आपके पास 94,000 बचेगा। 246,000 प्लस 15,000 दोनों को लेस कर दीजिए 261 को, तो 15,000 261 में से लेस कर दीजिए 94, तो ये आपके पास 1,67,000 बच जाता है। ये भी नेगेटिव ही बचेगा, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है 47,000 और 1,67,000। तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कह रहा है कि लेना है तो कितने का लेना है, तो यहाँ पे आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे तो बैंक ओवरड्राफ्ट लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस कैश में प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 47,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 1,67,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने 3 महीने का बजट बनाया है, अप्रैल का, मई का और जून का। देखिए ऐसा लगता है कि भाई अब आप कैश बजट सीख गए होंगे, तो क्वेश्चंस जो हैं इनको ट्राई करते रहिएगा और प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट के जरिए बताते रहिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सही टाइम पे दूर कर पाएँ और आप तक जो सॉल्यूशंस हैं उनको पहुंचा सके, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रहे, बीच में किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं आए।
जल्दी फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ। फिर मिलेंगे गाइस, सी यू अगेन।